हेलो एवरीवन। तो आज मैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उसका भी जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मैं डिस्कस करूँगा। आपका जैक एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए आपका जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेगा वो कुछ इसी कंसेप्ट से बनेगा। ओके तो देखो आपको पता होना चाहिए बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? आपका बॉयल्स लॉ होता है एट टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। यदि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, मतलब प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटेगा। ओके, ये साइन हटेगा तो आपका एक कांस्टेंट आएगा, तो v इक्वल टू के बाय पी। इसे मैं इधर ले जाता हूँ तो पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। ओके, इसे हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब ध्यान दो आप, बॉयल्स लॉ जो होता है आपका, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए और ये कंडीशन होगा आपका। तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ये किस प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ओके, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो बॉयल्स लॉ आपका एप्लीकेबल है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। उसके बाद आपका चार्ल्स लॉ ये क्या होता है? यदि आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, ये आपका साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा v इक्वल टू के टी को मैं इधर ले जाता हूँ तो v बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो देखो आप तो अब देखो, तो इस v बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका क्या है? चार्ल्स लॉ। इसे हम लोग लिख सकते हैं v1 बाई टी1 इक्वल टू v2 बाई टी2। अब देखो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, और प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कैसा प्रोसेस होता है? आइसोबारिक प्रोसेस। तो चार्ल्स लॉ आपका अप्लीकेबल है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पी वी इक्वल टू एन आर टी। ओके, तो जो ये पी वी इक्वल टू एन आर टी आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, तो कोई भी गैस इस इक्वेशन को यदि फॉलो करेगा किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस। एक्चुअली में कोई भी गैस आपका आइडियल परफेक्टली नहीं होता है, बट हम लोग क्या बोलेंगे कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। मतलब आपका प्रेशर बहुत कम है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो कोई भी रियल गैस आपका कैसा बिहेव करेगा? आइडियल गैस की तरह वो बिहेव करता है। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर बाय काइनेटिक थ्योरी। ओके, प्रेशर का एक्सप्रेशन जो आता है P इक्वल टू 1/3 NM V बार स्क्वायर। यहाँ देखो अब P क्या है? प्रेशर है। N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल n है। M क्या है? मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो क्या है? M है। अब देखो आप इसमें क्या होगा, ये आपका हो गया। अब देखो ये आपका प्रेशर का एक्सप्रेशन आ गया 1/3 NM V बार स्क्वायर। V बार स्क्वायर ये क्या है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, अब देखो ये n इंटू एम ही क्या होता है? आपका डेंसिटी। क्यों? देखो n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है, और m क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास। तो यदि n इंटू एम हम कर देंगे तो यूनिट वॉल्यूम में जो भी मॉलिक्यूल्स है उसका टोटल मास आ जाएगा आपका n इंटू एम, और यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। तो प्रेशर आपका आ जाएगा 1/3 रो v बार स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आ गया प्रेशर। अब देखो आप उसके बाद है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे हम लोग F से डिनोट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो इसमें क्या होता है आपका तो देखते हैं किसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। तो देखो यदि आपका मोनो एटॉमिक गैस है, कैसा गैस है? मोनो एटॉमिक, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन एटसेट्रा, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 होता है। कितना होता है? 3। मतलब और वो 3 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हुआ? एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में, एक z डायरेक्शन में। आपका जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगा गैस द्वारा एज अ काइनेटिक एनर्जी, तो वो मोशन किस डायरेक्शन में पॉसिबल है? एक x, एक y, एक z। इसलिए आपका क्या है? मोनो एटॉमिक गैस का जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, और तीनों का तीनों ट्रांसलेशनल होता है। ओके, मोनो एटॉमिक के केस में तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3, और रोटेशनल इसमें 0 होता है। तो आपका 3 क्या हो गया? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायटॉमिक जैसे N2, O2, H2 एटसेट्रा, ये आपका डायटॉमिक है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? F इसका होगा 5। ओके, और 5 में आपका 3 ट्रांसलेशनल होता है और 2 रोटेशनल होता है। ओके,
उसके बाद आपका ट्राई एटॉमिक गैस। तो देखो आप ट्राई एटॉमिक गैस में क्या होगा आपका ट्राई एटॉमिक गैस आपका नॉन लीनियर हो सकता है और लीनियर हो सकता है। तो नॉन लीनियर जैसे H2O SO2, तो नॉन लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल। और यदि लीनियर मॉलिक्यूल रहा, ट्राई एटॉमिक रहा और लीनियर रहा तो उसमें 7 होता है। ओके, तो आप याद रखना, मेनली आपको ये नॉन लीनियर वाला 6 याद रखना है। ओके, उसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज हाफ KB इंटू टी। मतलब ये कि आपका जो एनर्जी होगा, ये एनर्जी है या कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ दिख सकता है काइनेटिक एनर्जी। ओके, क्योंकि जो भी एनर्जी रहता है किस फॉर्म में रहता है गैस में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है। ओके, तो आपका एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होगा एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज हाफ KB इंटू टी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, जस्ट अ सेकेंड, तो ये आपका क्या हो गया, हाफ KB इंटू टी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एनर्जी होगा या काइनेटिक एनर्जी होगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, और एक मॉलिक्यूल के लिए वो कितना होता है, हाफ KB इंटू टी। मतलब एक मॉलिक्यूल का एनर्जी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या होगा, हाफ इंटू KB इंटू टी। ओके, उसके बाद देखो आप KB आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, अब आप ध्यान रखना जो टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा। देखो ये आपका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए था, यदि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम F हो जाता है, मान लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो जस्ट इसको F से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, F/2 इंटू KT। ओके, उसके बाद आपका क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ओके, तो देखो टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस क्या होता है, F/2 RT। ओके, अब ध्यान देना, यदि मॉलिक्यूल का बात करें तो आपका K आता है, KB या K आप जो बोलो, ये आपका KB है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, और यदि मोल का बात करेगा तो आपका R आएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, फिर से सुनो, यदि मॉलिक्यूल्स का बात करेगा, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल तो K आ रहा है, मोल का बात करेगा तो R आ रहा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, F/2 RT। ओके, अब देखो आपसे पूछा क्या जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी आप बताओ 1 मोल गैस किसका, मोनो एटॉमिक का। तो मोनो एटॉमिक का आपका F का वैल्यू क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो यहाँ 3 रख देंगे। ओके, 3/2 RT। आपको पूछेगा टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो F की जगह 1 रख देंगे। ओके, तो इसी तरह आपको पूछ देगा टोटल एनर्जी बताओ आप डायटोमिक गैस के लिए, तो डायटोमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम F क्या होता है, 5 होता है, तो 5/2 RT आ जाएगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका CP एंड CV इन टर्म्स ऑफ F। ओके, मतलब आपका मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में हम बताएंगे CP और CV क्या होता है, इससे आपका MCQ बनता है। तो देखो आप याद रखना, CV जो होता है वो F/2 R होता है। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, अब देखो यदि हमको CV पता है तो हम लोग CP निकाल सकते हैं, क्योंकि CP माइनस CV R होता है, तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV प्लस R, और CV क्या होता है F के टर्म में F/2 R, तो R कॉमन ले लेंगे तो F/2 + 1 R ये आ जाएगा। ओके, तो यदि आपको F पता है तो आप CP एंड CV बता सकते हो। ओके, उसके बाद हम लोग को पता है जो गामा होता है वो CP/CV होता है, तो ये क्या आएगा, CP/CV। देखो CP हमको पता है और CV हमको पता है, तो दोनों को यदि हम डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1 + 2/F। क्या आ जाएगा, 1 + 2/F। तो यदि आपको गामा पूछ दिया जाए, CP/CV पूछ दिया जाए, तो आप बता सकते हो यदि आपको F पता है। जैसे देखो मोनो एटॉमिक के लिए F का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है मोनो एटॉमिक के लिए, 3, तो गामा मतलब CP/CV बता सकते हैं 1 + 2/3। डायटोमिक रहेगा तो F की जगह 5 रख देंगे, तो हमको CP/CV पता चल जाएगा। ओके, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ओके,
उसके बाद देखो आप, तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रूट मीन स्क्वायर स्पीड VRMS। ये क्या होता है, जो आपका RMS स्पीड होता है वो √3 RT/m होता है। m क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ से हमको पता चलता है कि VRMS जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √ टेम्परेचर के, और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा √ मॉलिक्यूलर मास के। ओके, तो ये सब आपको याद रखना है। ओके, थैंक यू।